Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम NCERT क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट का वेरी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सारे एग्जाम्पल, जिसमें कि 12 एग्जाम्पल्स हैं नई बुक में, एक ही शॉट में देखने जाएंगे. उसमें डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, इजी सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी. एक बॉडी से दूसरे बॉडी को 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एक सेकेंड के अंदर. हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कुछ कूलम ऑफ चार्ज लेकर जाएंगे, तो कभी ना कभी दूसरी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, तो टाइम कितना होगा. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पहले स्टेप में हम ये निकाल लेते हैं चार्ज मूव्स आउट इन 1 सेकेंड कि 1 सेकेंड में चार्ज कितना मूव कर जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को. तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE, राइट. N कितना 10⁹. नंबर ए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19. ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. यानी एक सेकंड में इतना कूलम ट्रांसफर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. अब टोटल चार्ज चाहिए 1 कूलम, तो मान लीजिए उसको t सेकंड लग रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज की कितना टाइम लगेगा. कैपिटल Q मान लेते हैं 1 कूलम है आपका, और ये स्मॉल q है जो एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हुआ है. फाइन, तो हमको चाहिए 1 कूलम और ये है 1.6 10⁻⁻10. फाइन, हम इसको ऊपर लेके चले जाएं तो 10⁻10 आएगा. एक 10 फ्री कर दें तो हम 10⁻10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 1.6. ठीक बात है. ये डेसिमल भी हटा दें यहाँ से, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻9. ठीक बात है. अब ये कट कर देते हैं अपन, 4 से कट हो जाएगा और 4 का डिवाइड यदि हम 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड. ठीक है, काफ़ी सारे सेकेंड है. अब आपके लिए एक टेक्निक बता रहे हैं कि आप इसको ईयर में चेंज करना चाहें तो 1 ईयर के लिए में सेकंड कैसे करते हैं आप, 365 डेज, फिर 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड. इसका आप डिवाइड करें तो फिर ईयर्स में आएगा, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई. तो बेटर है, एक टेक्निक बता रहे हैं, आप इसको याद रखें इसकी जगह पर. जैसे कि NCERT में इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है. तो आप एक सिंपल टेक्निक याद रखें, फिजिक्स में बार बार काम में आती है, कि 1 ईयर में पाई इंटू 10⁻7 सेकेंड अप्रॉक्स होते हैं. तो आप भूलेंगे नहीं इसको. ठीक है. तो ईयर्स में चेंज करना है यदि मेरे को, तो मैं डिवाइड कर दूं इसको 6.25 इंटू 10⁻9 को डिवाइड कर रहा हूं मैं पाई यानी 3.14 समथिंग, तो 3.15 जो होता है एग्जैक्टली 3.14 अप्रॉक्स इंटू 10⁻7. तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 2 टाइम्स जाएगा ये, तो ये लगभग 200 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर हो गया क्वेश्चन. सेकेंड एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने. हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन देयर इन कप ऑफ वाटर. एक कप पानी है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा. तो पानी यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स और
हर एक मॉलिक्यूल में 2H एटम और एक ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में भी आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन में भी होगा। ठीक है, तो हमें वो पहले वाटर मॉलिक्यूल्स पता करने होंगे और फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो फाइंड करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि कप ऑफ वाटर कितना है, तो मान लेते हैं कि 250 ग्राम का है। ठीक है, अलाइन करके चलते हैं अपन एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल में 250 ग्राम का कप माना, अपन भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए 250 ग्राम पानी का एक कप है हमारे पास में। तो फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे पानी के 250 ग्राम्स में। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, Na, जो कि कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। यस और नो, है ना? तो राउंड ऑफ ले लेंगे अपन, 6 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे आई मीन टू से, तो डिवाइड करेंगे हम 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18, 1 ग्राम के अंदर। तो 250 ग्राम में कितने होंगे, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं कैपिटल एन कह रहा हूँ इसको, ये 3 टाइम्स कट कर दें अपन इसको, और अब 250 से मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। 250 ये 3 हो जाएगा इंटू 10⁻23। तो दिस मच मेरे पास में मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने क्या निकाला है कि पानी के उस कप में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक, पहला, राइट। अब सेकंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो चिंता की बात नहीं है। इन टोटल मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको पता है भाई, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो उसमें ट्वाइस ऑफ H प्लस एक ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। सहमत है? तो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं एक बार अपन, n। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये कितना आ गया भाई, 250 बाई 3। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻24 हो जाएगा क्या, यस और नो? और इसको थोड़ा जस्टिफाई करना चाहें अपन तो मैं इसको कह दूं, ये 0 भी से दे दें, तो दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। क्लियर है? अभी बात खत्म नहीं हुई, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो लगाएंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, है ना? अब हम थर्ड स्टेप में निकालेंगे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए मेरे को क्वांटाइजेशन लगाना होगा, Q इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन हमें पता है कितना था, 25/3 इंटू 10⁻25। ठीक बात है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19। ये डेसिमल हटा दें अपन तो 10 आ जाएगा नीचे। ठीक बात है, कट कर लें, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ तक ठीक है ना? ये 2 से कट कर सकते हैं अपन, 8 आ गया ये, तो ये 8 5 जा 40 हो गया और बाई 3 हो गया यहाँ। ठीक है, 10⁻25 है, ये 10⁻−19 है, तो 10⁻6 हो गया ये। क्लियर? ये इसको डिवाइड करें अपन, 3 1 जा 3, 103.33 चलता रहेगा ये, इंटू 10⁻6
10⁻⁶ कूलम चार्ज। साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करें 1.1 के बाद डेसिमल लगाएं तो 1.333 ये 34 कह सकते हैं अपन अप्रॉक्स, या 33 भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁷ कूलम, तो 1 कप ऑफ वाटर में इतना कूलम चार्ज होगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल 1.3 क्या कहता है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 11th का था आपका चैप्टर, एनसीईआरटी फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, दोनों इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होते हैं, 1/r² के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक चार्ज पर डिपेंड करता है, दूसरा मास से रिलेटेड होता है। ए पार्ट है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, दोनों की फोर्सेस का स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड का, डिटरमिन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का रेशियो चाहिए हमारे को। ए पार्ट में भी 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में लेना है आपको प्रोटॉन। बी पार्ट है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, और ये कुछ डाटाज गिवन है, सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम मानना है बी पार्ट के लिए। ठीक है, और मास चाहिए प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो दैट इज आल्सो गिवन। क्लियर, तो हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है में का फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, है ना, ये रेशियो अपन फाइंड करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स EL कह दिया हमने, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल GR कह दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो क्या कहना होगा, देखिए जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के Q1 Q2 बाई r², तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो हमें KE² बाई r² कह सकते हैं। ठीक बात है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो G मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r²। ठीक बात है, सेपरेशन, अब ये r² से r² तो आपका कैंसिल हो गया। क्लियर, अब रखते हैं इसकी वैल्यूज। K 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 माइनस का स्क्वायर। चलो हम 2 चार्ज हैं, हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, हम ऐसे लिख लेते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक बात है, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का हो गया। G की वैल्यू 6.67 10⁻11 SI सिस्टम में लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31। ठीक है, प्रोटॉन का मास गिवन है क्वेश्चन में हमको 1.67, कितना 1.67 10⁻27 इन kg, ये डिजिट दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए 1.67 1.6 तो अप्रॉक्सीमेटली ये कट कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 9.1 और ये 9 कट हो जाएगा, है ना, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अपना बच रहा है 1.6। अब पावर्स देख लेते हैं अपन, 10⁹9, ये 19 19 38 हो गया। ठीक है, नीचे बात कर लेते हैं 6.67, अप्रॉक्सीमेटली 7 कहते हैं इसको, 10⁻11 -31 -27। ओके, ये 1.6 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारे पास में हो गया, ऊपर पावर लें तो 29, माइनस का बड़ा है इसलिए, और नीचे यदि हम बात करते हैं तो क्या ये 69 हो जाएगा माइनस का,
7 1 8 और 1 9 और है ना, इसी तरीके से 2 1 और 1 2 3 5 5 और 1 6, ऐसे हो गया 69। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब डिवाइड करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं 16 में, तो क्या इतना आ जाएगा 0.23 अप्रॉक्स, और ये हो गया 69 प्लस का हो गया ऊपर, दिस इज 29। क्लियर? तो ये 0.23 इंटू क्या ये 40 हो गया, एक डेसिमल इसे दे दें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻39, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या चीज आ गया, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। क्लियर हो गया इतना? एग्री? अब पार्ट ए का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब इस बार है हमारे दोनों प्रोटॉन, और वही रेशियो हमको चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल, दो प्रोटॉन के बीच में। दोनों प्रोटॉन पर ई मैग्नीट्यूड के बराबर चार्ज होगा, तो हम लिखेंगे k²/r²। ठीक है, और ये हो गया g मास ऑफ द प्रोटॉन, स्क्वायर कहते हैं इस बार, r², ये हो गया। ठीक है, वैल्यू रख दें, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, r² को तो कट कर देंगे अपन, है ना? ओके, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो -19 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जी एसआई सिस्टम में 6.67 10⁻11, मास ऑफ द प्रोटॉन गिवन है हमको, दैट इज 1.67 1.67 10⁻27 का स्क्वायर, ये करना होगा। ठीक है, इसमें हमने किया क्या है, ये r² को कट कर दिया है। ठीक है ना, आगे चलें। अब देखिए 1.67 1.6 स्क्वायर के अंदर कट जाएगा, दोनों स्क्वायर कट जाएंगे बेसिकली, राइट। ऊपर यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है, और ये 6.67 को जैसे हमने पहले किया था अप्रॉक्स 7 ले सकते हैं अपन। पावर्स देख लेते हैं, ये 10⁻9 है, और ये 19 38 हो गया। नीचे पावर देख लेते हैं, माइनस का 11 है, ये 54 हो जाएगा, -27 का स्क्वायर 54 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऊपर की बात करें न्यूमरेटर की, तो ये हमारे पास में आ गया 29, और ये 7, दोनों माइनस में है, एडअप हो जाएंगे, क्या 65 नजर आ रहा है, ये 65। ठीक है, 7 का 9 में डिवाइड करते हैं अपन, तो 1, फिर 2 बचेगा, 2 टाइम चला गया, यस और नो, और फिर 8 टाइम्स, है ना, -65 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.3 कह सकते हैं अपन, और क्या ये 36 आ रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये होगा दो प्रोटॉन के बीच में। क्लियर है? अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हमसे बोला है एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा और दूसरा प्रोटॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन है
और दूसरा है उस दूरी पर प्रोटॉन। ठीक है, अब है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन इनके मासेस तो अलग अलग है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसका मास me कह देंगे हम, इसका मास mp कह देंगे। ठीक है, तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या मैं F इक्वल टू एम ई ए, क्या ये होता है F डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच का। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, है ना? ओके, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स आया था हमें पता है कितना था, वो रख सकते हैं अपन, है ना? चाहे दोबारा रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या था भाई, 9 इंटू 10⁹ के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, के ई स्क्वायर कहते हैं दोनों के लिए, बाई आर स्क्वायर। भाई 1 एंगस्ट्रॉम लेना है इस बार, इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हम ऐसा कर रहे हैं। ई स्क्वायर क्यों बोला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्जेस इक्वल है हमारा, तो 1.6 10⁻⁹ का स्क्वायर, और 1 एंगस्ट्रॉम बोला है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 का स्क्वायर करना होगा हमें, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। तो समझ में आया कैसे रखी हैं वैल्यूज। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली कट कर सकते हैं, ठीक बात है ना? 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.54। पावर्स को देख लेते हैं भाई, ये 10⁻9, ये 38 आएगा, 19 का स्क्वायर। नीचे देखें, ये 10 की पावर -20 और -31, तो ये हो गया 2.54, ऊपर हो गया माइनस का 29, और नीचे हमारे पास में 10 की पावर कितना बच रहा है भाई, 51। तो ये 2.54, ये 51 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया, माइनस का 29, माइनस कर लें 2.54 इंटू 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये 22 हो जाएगा हमारे पास। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम के अंदर। क्लियर है सभी को यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इतना होगा। अब बी पार्ट का सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जबकि एक एंगस्ट्रॉम पर है। क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है? तो करते हैं अपन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से डिवाइडेड बाई मास, ठीक बात है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। अब प्रोटॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ द प्रोटॉन, मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चार्ज दोनों पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, तो ये आर स्क्वायर हमारे पास आ गया ऐसे, ठीक है? वैल्यू रखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया था, 9 इंटू 10⁻9, प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा, कोई बात नहीं, करिए। ये 1.6
अब ये 2 बार मैं लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे तक सोचें तो कैलकुलेशन इजी होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67, तो ये 1.6 से कट हो जाएगा, तो मैं इसको 2 टर्म में लिख लेता हूँ एक बार। कैलकुलेशन आसान करना मुश्किल करना आपके हाथ में होता है, तो एक स्टेप आगे तक सोचिए। 19 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। R 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 है, इसका स्क्वायर करना होगा हमें, और ये मैंने रखा 1.67 मास ऑफ द प्रोटॉन 10⁻27। क्लियर है? मैंने 2 बार में इसलिए लिखा था, एक टर्म हम कट कर लेंगे इजीली यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने एक कट कर दिया इसको। अब न्यूमरेटर में हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 बच रहा है, ठीक है। 1.6 16 9 जा 144 है ना, तो ये 14.4 आ जाएगा। एक के बाद डेसिमल लगा दिया मैंने। पावर्स को देख लेते हैं, 10⁻9 और ये 19 38 हो गया माइनस में, ठीक है। नीचे पावर्स बचेंगी केवल -20 और ये माइनस का 27, राइट। ये हुआ हमारे पास में 14.4, ऊपर हुआ माइनस का 29, नीचे हमारे पास में आ रहा है 10⁻⁻47। यस और नो? तो ये हो गया 14.4 -47 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया माइनस का 29, तो इट इज 14.4 इंटू 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा आपका, एक कैरी ले लिया था हमने, तो 3 में से 2 तो 1 आ गया, तो 18 आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें आप इसको तो 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा प्रोटॉन का ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं 1.4। 1.4 एग्जांपल क्या कहता है कि एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए है, सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड से उसको सस्पेंड कर दिया। फिर अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, दूर रखा है इंसुलेटिंग हैंडल से दूसरा चार्ज मेटेलिक को, उसको बी बोल दिया। वो ए के पास में लेके आते हैं किसी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे, तो रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। अब रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ ना कुछ लगेगा 10 सेंटीमीटर पर, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल बाय साइनिंग ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे करते हैं। बीम ऑफ द लाइट मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द शेडो, ठीक है। डिफ्लेक्शन गैलोमीटर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। चलिए, स्फीयर ए एंड बी एंड टच, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए और बी को टच करते हैं अनचार्ज स्फीयर सी और डी, अनचार्ज सी को ए से, डी को बी से, ठीक है। डायग्राम भी दे रखे हैं, बताते हैं। देन रिमूव्ड बाय बी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, पहले 10 था फिर 5 कर दिया, आर था तो r/2 कर दिया। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन बेसिस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। स्फीयर ए एंड सी आर spheres B and D identical sizes, ठीक है। Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. Okay, sizes को हमें डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लेक्ट करना है। क्लियर? अब डायग्राम कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखिए A और B 10 सेंटीमीटर पर हैं, फिर C और D न्यूट्रल लेके आते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, आधा आधा चार्ज सेपरेट हो जाएगा, फिर इनके बीच का सेपरेशन आधा कर दिया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ओके, सबसे पहले हमने इसको r कह दिया है डिस्टेंस को, और ये फिर r/2 हो गया है। मान लेते हैं इस पर q चार्ज है और इस पर q' चार्ज है, ठीक है। जैसे आप टच कराते हैं न्यूट्रल के साथ में तो टोटल चार्ज का आधा आधा बढ़ जाता है, q + 0/2
हर एक पर आ जाएगा ऐसे, है ना। तो ये q/2 आ जाएगा a पर आपका, दिस इज q/2। और b पर बात करेंगे इसी तरीके से, q' और d पर तो 0 था क्योंकि न्यूट्रल था, /2, यानी b पर भी कितना आ जाएगा, q'/2, हाफ चार्ज। ओके, तो पहले फर्स्ट केस में बात कर लेते हैं, है ना। ए जो डायग्राम दे रखा है आपको उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। फोर्स कितना लग रहा है इनिशियली, F1 कह देते हैं हम इसको, इनिशियली K Q' ओवर r²। ठीक है, बी वाले फिगर में हुआ क्या था कि दोनों पे चार्जेस आधे आधे आ गए थे। दोबारा बता दें इसको कि हमारा ए वाले पर चार्ज q/2 हो गया है, कैसे हुआ बताया, और बी वाले पर q'/2 हो गया है। अब सी वाली सिचुएशन में सेपरेशन को हाफ कर दिया है, 5 सेंटीमीटर कर दिया है, चार्ज भी आधे आधे हो गए हैं, ऐसा सेपरेशन r/2 हो गया है। तो देखिए ऊपर क्या हुआ भाई, K Q'/4, नीचे r²/4। तो आप चेक कर सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया, तो F2 की भी वैल्यू वही आ गई है दोबारा से, K Q'/r², यानी कि फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले इनिशियल के बराबर ही रहेगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। 1.5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, 3 चार्जेस हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड Q है, हर एक का मैग्नीट्यूड क्या है, Q के बराबर है। फाइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड L है इसका। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q सेंटर पर, यहाँ सेंटर पॉइंट है उसको वो कह दिया मैंने, थोड़ा दूर बना दिया ये, सेम साइन एज Q, यानी ये प्लस हैं तीनों तो ये भी प्लस ही है। प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सेंटर पर रखवा है, राइट। अब आपको फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, यानी नेट फोर्स चाहिए तीनों चार्जेस की वजह से। एक एक की बात कर लेते हैं अपन। देखिए डायग्राम को समझना कैसे कर रहे हैं इसको, तो बिना कैलकुलेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे आप। सबसे पहले स्मॉल ये वाला फर्स्ट चार्ज आपका कैपिटल के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, सेंटर तक का ही सेपरेशन r मान लिया हमने, तो K Q/r², कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से ये सेकंड चार्ज है, ये रिपेल करेगा इसको, ये भी आ रहा है आपका K Q/r²। ठीक बात है, क्लियर। अब होगा क्या, थर्ड चार्ज है आपके पास में, ये भी सेंट्रॉइड से डिस्टेंस वर्टेक्स का r है, तो K Q/r²। ये तीन फोर्सेस काम करेंगे, ये तीसरे चार्ज ने लगाया, तीन फोर्सेस काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब होगा क्या, ये टोटल एंगल होता है 60, तो ये हाफ हो गया 30 डिग्री। इसी तरीके से ये कितना हुआ 30 डिग्री, ये एंगल कितना बचा 120, हाँ या ना। तो ये रिमेनिंग एंगल दूसरा पेन ले लेते हैं, ये भी 120 हुआ आपका। अब ध्यान रहे, कई बार हमने बताया, बार बार बता रहे हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स P एंड Q मान लीजिए, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है x है। अगर ये 120 डिग्री पर काम करते हैं, एक्ट करते हैं, वेक्टर्स की बात हो रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर 90 डिग्री पर हो तो √2x के बराबर हो जाती है, 60 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट इनका √3 मल्टीप्लाई बाई किसी एक के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्टेंट वेक्टर लॉस से फाइंड करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जो 11th में पढ़ते हैं अपन, इससे करना होगा। समझ में आ रही बात, तो बेटर है इस टेक्निक को ध्यान रखें अपन। तो फिलहाल ये दो देखिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट 1 के बराबर ही होगा।
और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए बाइसेक्टर से पास होगा। तो इनकी बात यदि मैं कर रहा हूं तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर से पास होगा और 1 के बराबर होगा। तो इनका रोल हो गया खत्म और इनका रिजल्टेंट ये रह गया मेरे पास में। क्लियर है कि स्क्वायर। अब हमारे पास केवल 2 रह गए। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और क्या डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है? हाँ है। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे? यस। तो नेट फोर्स ऑन क्यू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया इसको? फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं 1.6। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि 3 चार्जेज हैं, स्मॉल क्यू माइनस क्यू, फर्स्ट ई माइनस क्यू, प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, जैसा कि दिखाया गया है वही साइड एल है, अभी जैसा बता रहे थे। अब व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? Q1 पर Q2 और Q3 के कारण, ऐसे Q2 पर Q1 Q3 के कारण, Q3 पर Q1 एंड Q2 के कारण कितना हुआ, ये फाइंड करना अपने को। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये माइनस से प्लस है, तो Q1 पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो Q3 Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना होगा? K Q स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बात करें L स्क्वायर। यस और नो? अब ये रह गया, ये इसको रिपेल करेगा, प्लस है ना दोनों, इसलिए क्या डायरेक्शन ये होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना ही। यस और नो? देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया ये 60 डिग्री है, तो क्या ये 120 हो गया? यस 120 हो गया। तो 120 होते ही चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बाइसेक्टर से पास होगा। यस इस डायरेक्शन में बिल्कुल बाइसेक्टर से। 120 का बाइसेक्टर हुआ तो ये क्या, ये वाला एंगल 60 बचा क्या, जो इसके पैरेलल हो गया? यस और नो? 1 के बराबर होगा और पैरेलल होगा। यानी इस Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ए पार्टिकल पे कह देते हैं हम। यस और नो? रिजल्टेंट इतना होगा। और डायरेक्शन की बात करें तो इसको अपन इस साइड के अलोंग बता सकते हैं, इसके पैरेलल बता सकते हैं, अलोंग या पैरेलल, बेटर टू से द पैरेलल, है ना? अलोंग ना कह के पैरेलल कह दें तो बेटर है। पैरेलल टू साइड BC। यस और नो? क्लियर है? अब बी पे बात करते हैं। बी पे ठीक है, बी वाले को ए वाला रिपेल करेगा इस साइड में। मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना ही आएगा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। हाँ या ना? माइनस वाला तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यस अट्रैक्ट करेगा। दोबारा से एंगल 120 हो गया क्या ये? यस। और इतना ही मैग्नीट्यूड होगा क्या? 120 है, बिल्कुल बाइसेक्टर से रिजल्टेंट निकलेगा, ये जो ग्रीन से मैंने बताया वही 60 डिग्री है और रिजल्टेंट यही आना है। हाँ या ना? अब ये डायरेक्शन क्या इस साइड AC के पैरेलल हो गई, तो क्या कहेंगे हम? पैरेलल टू AC। सहमत हैं? अब सी पर रह गया, ये माइनस है, दोनों प्लस है, दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। सी चार्ज पे बात करते हैं। देखो सी वाले को बी वाला चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। हाँ या ना? और ये भी इतने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा। अब ये दो वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं? क्या 60 पर हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया 60 डिग्री पर, तो √3 टाइम्स हो जाता है एक का, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो √3 टाइम्स हो जाएगा एक का। यस और नो? और डायरेक्शन बिल्कुल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन ये बाइसेक्टर के अलोंग होगा। आप दिखाना चाहें तो अभी कहते हैं हम -y एक्सिस के अलोंग, -y एक्सिस, -y एक्सिस। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सहमत है? नेक्स्ट पे चलते हैं 1.7। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में 2 × 10⁴। ठीक है, फिगर ए के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ फॉल कराते हैं।
ठीक है ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मोशन इसका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। अब इस फील्ड को रिवर्स कर देते हैं ऐसे, और उसमें फिर हमसे बोला गया है प्रोटॉन को फॉल कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं। कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस, हर केस में इलेक्ट्रॉन को फॉल करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर दूसरे प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के फॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो सबसे पहले मेरे को इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं अपन, किसका? इलेक्ट्रॉन का। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा, ठीक है। क्या कैलकुलेशन करते हैं अपन इसकी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 2 इंटू 10⁻4, प्लस में है, जनरली प्लस में ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, सॉल्व करते चलते हैं। ये हो गया ऊपर 3.2, 3.2, और नीचे अप्रॉक्स 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर बात करें तो 29 और 4, तो ये तो 25 हो गया, सॉल्व कर लें, इजी है ना। ये 19 है, देखिए बनने में कई बार थोड़ा बनाने में ऐसा हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 होता है चार्ज, तो है ना। अच्छा, वो देख लिया दोबारा, तो ये तो फिर हमारा माइनस का 15 रह जाएगा, एग्री। और नीचे है 10⁻31, ठीक है, ओके। 3.2 बाई 9, 10⁻31 प्लस में हो गया -15, राइट। ये डिवाइड कर लें तो 0.3, और फिर ये 5 टाइम्स कुछ हो जाएगा, इंटू 10⁻, क्या 16 होगा। पहले एक डेसिमल इसको दे दें अपन, तो 3.5 अप्रॉक्स इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक बात है, इतनी बात। अब टाइम ऑफ फॉल की बात करें, ये मेरे को जरूरत पड़ेगा, टाइम ऑफ फॉल। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक बात है। अब u तो आपका 0 है, तो यहां से t की वैल्यू ये हो गई मेरे पास ट्वाइस ऑफ s बाई a, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में? डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कहना पड़ेगा, और a हमारे पास आया है 3.5 इंटू 10⁻15 प्लस में, ठीक है। ये डेसिमल हम हटा दें, थोड़ा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। और 5 से कट कर दें इनको, 5 7 जा, 5 3 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास में टाइम आ रहा है स्क्वायर रूट में, ऊपर तो 6 हो रहा है, 2 3 जा 6,
बाई 7 और ये 15 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 17 हो गया। यस और नो? सॉल्व करने के लिए मैं इसको एक बार बढ़ा दूं यहाँ, तो ये 60/7 कर दूं तो इसको मेरे को माइनस का 18 करना होगा। ठीक है, तो ये टाइम आएगा मेरे पास में स्क्वायर रूट में 7 का मैं डिवाइड करूं यहाँ तो पहले 8 टाइम चला जाएगा, फिर डेसिमल लगाइए, फिर 5 7 समथिंग इनटू ये आराम से 10⁻⁻9 बाहर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना? और क्लियर लिख दें, यस। अब आप देखो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना चाहें तो ये अगर ये 9 होता तो 3 के समथिंग आएगा, 3 इंटू 10⁻⁹ तो ये 9 से थोड़ा सा कम है बेसिकली, तो इसका आंसर 2.9 समथिंग हो जाएगा, है ना? 9 होता तो 3 आ जाता, इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। क्लियर हो गया सभी को? अब प्रोटॉन की बात कर लेते हैं अपन कि प्रोटॉन के फॉल की। सबसे पहले इसका हमें वही एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, और एक्सेलरेशन की बात करेंगे अपन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, QE, चार्ज तो E की स्मॉल e के बराबर होता है, कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चार्ज कितना, 1.6 10⁻⁻19, ये है 2 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब अपन अप्रॉक्स को कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऊपर हो गया 2 इंटू 10⁻⁻15 और 27 ऊपर जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी क्या, 12 आ जाएगा, यस और नो? इतना आएगा 12, 2 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम टाइम ऑफ फॉल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वही सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2s/a। ठीक है ना, वैल्यू रखें इसमें, टू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 1.5 प्लेट का सेपरेशन इंटू 1.5 सेंटीमीटर में है तो -2 मीटर करना पड़ेगा। ए हमारे पास आ गया है 2 इंटू 10⁻12। ठीक है, देखो ये 2 तो इजीली कट हो गया मेरे पास में, फाइन, 2 तो इजीली कट हो गया, और 1.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.2 समथिंग होगा। आप खुद से देखो 12 का स्क्वायर करते हो तो 1.44 होता है, नहीं तो 1.22 समथिंग, 23 भी कह सकते हो आप इसको। और पावर्स की बात करें तो ये ऊपर जाके माइनस का 14 तो क्या 7 आ जाएगा, है ना? इजी है ये तो दिस मच इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें एक बात और की गई है कि आपने यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी को टाइम ऑफ फॉल के अंदर नहीं किया है, यूज नहीं किया है, क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कंसेप्चुअल बात है भाई, है ना? क्वेश्चन में हमें बोला है कॉन्ट्रास्ट विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हर जगह होती है। तो बात क्या है कि जब हम फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है। जानते हैं ना, एक छोटी बॉडी को गिराएं या बड़ी बॉडी को गिराएं तो एक ही रेट से नीचे आती है वो, है ना? लेकिन हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कैसे कैलकुलेट किया था, अभी किया हमने,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड मास। तो आप देख सकते हैं कि ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस केस में, यानी मास पर डिपेंड करेगा। तो प्रोटॉन जो होता है वो थोड़ा मासिव होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, ये सुनो। तो ज़्यादा मास है तो एक्सेलरेशन स्मॉल हो जाएगा। एक्सेलरेशन स्मॉल होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमने डिस्टेंस देखा था, टाइम देखा था, वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी दोनों को कंपेयर करें, दोनों बातों को, यहाँ ये बात हो रही है हमारे इस केस में। तो क्या होता है यहाँ पर मास इंडिपेंडेंट होता है, छोटी बॉडी बड़ी बॉडी, ज़्यादा मास स्मॉल बॉडी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है 9.8, है ना, अर्थ के आसपास बात करते हैं तो ठीक है। तो और यहाँ हमने एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन की थी, उनकी पावर इस ऑर्डर के अंदर आई थी, याद करो। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसके कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इतनी ज़्यादा है, देखिए इसको 10 मान लो, यहाँ 10⁻12 या 10⁻15 है, तो ये तो कंपेरेटिवली कंपेयर करेंगे तो क्या है, नेग्लिजिबल। तो इसलिए हमने ग्रेविटी को इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया है। लॉजिक समझ में आ गया सभी को। एग्जाम्पल 1.8 पर चलते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, एक प्लस 10⁻8 प्लस Q कह देते हैं अपन, दूसरा माइनस का 10⁻8 यानी माइनस Q कह दिया। इनके बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये मिड पॉइंट है इसलिए 0.05 हो गया। अब 3 पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। एक एक पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट की बात कर लेते हैं, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट पर प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ये होगा ई ए, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है मान लीजिए, तो E1 कह दिया मैंने इसको। सेकंड माइनस क्यू है तो माइनस की तरफ होगा, माइनस के कारण, तो इंटरेस्टिंग, दोनों के कारण डायरेक्शन एक हो गई, और दोनों चार्जेस से ए पॉइंट का सेपरेशन बराबर है, आर आर कह देते हैं, KQ/R² होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E ए पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड KQ/R², KQ/R², यानी कि ट्वाइस KQ/R²। वैल्यू रख लेते हैं अब, है ना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। 2K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज, हर एक चार्ज हमारे पास 10⁻8 कूलम है। सेपरेशन ए पॉइंट का हर चार्ज से 0.05 मीटर, तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक बात है। ऊपर हो गया हमारे पास में 18, और 10⁻9, तो ये सिंपली 10 बचेगा, नीचे स्क्वायर कर दें, 25 इंटू 10⁻4, ये आएगा ऐसा, ठीक बात है। कट कर लेते हैं हम इसको, 5 2 जा 5 5 जा, ऊपर हो गया 36, नीचे 5, और ये ऊपर 10⁻4 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड कर दें 5 का इसमें, 5 7 जा 35, 5 2 इंटू 10⁻4, यूनिट न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या है भाई, टूवर्ड्स राइट कह दें, टूवर्ड्स राइट, क्लियर है। अब सेकंड केस ले लेते हैं, बी पॉइंट पर फाइंड करना है। प्लस क्यू के कारण बात करेंगे अपन, और माइनस क्यू के कारण बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी जैसे किया था। या फिर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, तो क्या ये डाइपोल नहीं है क्या, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कुछ सेपरेशन है इनके बीच में 0.1 मीटर का, है ना।
राइट। तो ये तो डाइपोल के कारण बात हो गई। और क्या पॉइंट बी एक्सियल पोजीशन पर नहीं है? क्या पॉइंट बी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर है? यस और नो? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इनका जो सेपरेशन है आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं है। इसको हम 2a क्या करते हैं बेसिकली, ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, और आर हमारा यहां से ये आता है आर। तो ये नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के कंपेरेटिव है, तो ये एक स्मॉलर डाइपोल नहीं कहलाएगा सबसे पहले तो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लगा दें अपने यहाँ पर बी पॉइंट पर। तो उसका फॉर्मूला ट्वाइस के पी आर ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर होता है बेसिकली। ये एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं अपन, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था 10⁻⁸, बीच का सेपरेशन वो कितना है 0.1, मल्टीप्लाई बाई आर यानी ये 0.1 है आपका बी पॉइंट, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर कितना है भाई 0.1 है आपका, माइनस ए स्क्वायर, ए का मतलब 0.1 का हाफ, अपन इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लें या 0.05 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन इजी और हार्ड करना आपके हाथ में कि आप कैसे टेकल कर रहे हैं। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऊपर 2 9 जा 18 हो गया। पावर्स की बात कर लेते हैं, 10⁻9 माइनस 8, और ये देखिए 10⁻⁻1 10⁻⁻2, क्लियर है यहाँ तक? ओके। यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 यानी 3/4 ए स्क्वायर हो गया, इसलिए हमने इसको ऐसा लिया था इंटू 0.1 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारी, और फिर इसका स्क्वायर करना है मेरे को। यहाँ तक क्लियर है? ये हुआ 18, और ये 10⁻⁻1 बच रहा है ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास। ये स्क्वायर किया हमने तो 9/16, ये 10⁻2 है, उसका स्क्वायर है तो 10⁻4। आराम से कैलकुलेशन चल रही है। 9 से इसको कट कर देते हैं, ये 2, तो ये हो गया मेरे पास 32, ऊपर जाएगा 16 तो 32, ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा मेरे पास में, जिसको हम ये कह सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन की बात कर सकते हैं तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, क्यों? एक्सियल पोजीशन पर पी की डायरेक्शन में होती है, तो पी की डायरेक्शन क्या है भाई, माइनस से प्लस की तरफ, ये पी है हमारा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पी की डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी हमारी, इस डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो टुवर्ड्स लेफ्ट कहेंगे, तो डायरेक्शन क्या कह देंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर? अब एक पॉइंट और रह गया, सी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सी पॉइंट क्या, अगर इसको डाइपोल लेके चले तो इक्वेटर पर है क्या ये सी पॉइंट? ये सुन, है ना। और स्मॉल नहीं है, बस आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ए स्मॉल डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन जो सी पॉइंट है यहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या होता है, केपी
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात में करते हैं। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर 9 इंटू 10⁹ पी क्यू, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 10⁻⁸, बीच का सेपरेशन 0.1, ये पी हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आर का मतलब डिस्टेंस, इस बार ये आर कहलाएगा, ये आर है। ये √3/2 होता है साइड का, कितना होता है √3/2 ऑफ द साइड एल। आर ये है यहाँ पर, ये ध्यान रहे, ये हमारा √3/2 एल होता है, इस बार आर है ना। तो साइड है 0.1, तो यहाँ मेरे को ये कहना पड़ेगा √3/2 साइड 0.1 का स्क्वायर प्लस सेपरेशन 0.1 है का आधा बाई 2, बोला नहीं है किसी भी चीज को। ए ये ट्वाइस ऑफ ए कहलाता पूरा डाइपोल में, तो मेरे को हाफ लेना पड़ेगा ना इसके लिए, का स्क्वायर फिर 3/2 है पावर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं बताते हैं हम, है ना। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इजी, 3/2। अब आप देखिए 0.1/2 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो दोनों को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, वो बेटर रहेगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 0.1 ये लिया मैंने बाई 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल होगा तो क्यूब बचेगा यहाँ पर। आरे बस ब्रैकेट में क्या होगा, √3 का स्क्वायर करते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाए, कोई बात नहीं, समझिए बात को। और यहाँ केवल 1 का स्क्वायर और 3/2 बचा है। ये मैंने डिनोमीटर की बात की है, ये डिनोमीटर है आपका बेसिकली, है ना। ऊपर तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो आपका ये जो डिनोमीटर को ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया हमारे पास में, देखिए ये तो 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 8 हो गया, तो ऊपर 8, नीचे 2 का 8, और ये 10⁻⁻3, तो ये तो सिंपली 10⁻⁻3 बन गया डिनोमीटर। यस और नो, क्लियर है। तो अब इसी की बात कर लेते हैं। ऊपर क्या आ रहा है, देखिए इसके इसमें ये 10⁻9, ये 9 कैंसिल, केवल 9 है, और डिनोमीटर है 10⁻⁻3, एम आई राइट। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये तो मैग्नीट्यूड होगा सी पॉइंट पर। अब इसमें क्या होता है, पी का डायरेक्शन ये होता है, इक्वेटर पर जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, ऐसे सी पॉइंट पर ये होगी डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल होगी, है कि नहीं। तो आप इसको टुवर्ड्स राइट कह सकते हैं, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। समझ में आया कैसे किया है क्वेश्चंस को डील, क्लियर। 1.9 एग्जाम्पल क्या कहता है कि दो चार्जेस हमारे पास हैं +-10, एक प्लस है दूसरा माइनस है, फाइन, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, 5 mm के सेपरेशन पर है। अब ध्यान रखना इसमें सेपरेशन बहुत स्मॉल है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P पर, ये वाला P पॉइंट पर जो 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा इस बार ये R काफी बड़ा होगा और A जो है वो नेग्लिजिबल होगा आपका, है ना। हाँ, और दूसरा हमारा है Q पॉइंट, एक बार इधर 15 सेंटीमीटर एक्चुअल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो पार्ट है क्वेश्चन के, 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P क्या इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर है, और डाइपोल हमारा स्मॉल है, ध्यान देना ये सेपरेशन 5 mm, R के कंपेयर में
नेग्लिजिबल है ये 15 सेंटीमीटर के कंपेयर में, तो स्मॉल डाइपोल कंसिडर करेंगे इसको, ध्यान रहे, है ना, क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल डाइपोल। और स्मॉल डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या पी पॉइंट बोला है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, पी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रो, बीच का सेपरेशन 5 mm, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना भूलेंगे नहीं, 3 इतना हुआ। आर क्यूब, आर ये आर कहलाएगा आपका, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर नहीं क्यूब करना हमको, है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, एग्री। अब ये 2 9 5 10 50 और ऊपर पावर्स को देखें तो ये +9 है, और दूसरा हमारा -9 बन रहा है क्या, -6 और -3, ठीक है ना, यस। नीचे 15, ऊपर मेरे को 5 और ये 9 ये टेबल से कट करते होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी 10 की पावर को एक साथ ले लेता हूँ, -6 हो गया मेरे पास, ठीक है, 10 है, ओके। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे सबसे पहले यही कट हो रहा है, 9 और से स्टार्ट करते हैं, 3 3 या 9, 3 5 या 15, 5 से कट करें तो ये 10 आ गया, ये काम तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये 10 भी कट हो जाएगा हमारे पास, 5 2 जा 5 3 जा, ये सुनो, 3 से 3 कट हो गया, ये सुनो, क्लियर है। तो ऊपर मेरे पास 2 और 2 4 बच गया है, नीचे मेरे पास 15 बचा है, ये तो पावर खत्म हो गई है, और नीचे पावर बची है मेरे पास 10⁻⁻6, ठीक है, तो वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर भेजने इसको 10⁻+6, क्लियर है। एक जीरो इसे दे देते हैं 4 को, थोड़ा कैलकुलेशन कन्वेंट रहेगा, तो ये 10⁻5 हो गया है ना। 15 का डिवाइड कर दें, 15 2 जा 30, 5 बच गया, है ना, कुछ ऐसा 6 6 कुछ आ जाएगा, 10⁻5 भाई, 15 2 जा 30, तो 10 बच गया बेसिकली, तो 10 और एक डेसिमल लगा के 0, तो 100 हो गया, 15 6 जा 90, फिर 56 जा 90, ऐसे चलेगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है हमारा, आप टूवर्ड्स राइट कह सकते हो, अलोंग बीपी कह सकते हो, क्योंकि पॉइंट पी दे रखा है यहाँ पर, तो अलोंग बीपी कह सकते हो, अलोंग राइट कह सकते हो, क्लियर है बी पॉइंट पर। अब क्यू पॉइंट की बारी ले लेते हैं। क्यू पॉइंट हमारा क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, फिर वही है डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर यदि हम बात करते हैं तो वो सिंपली होता है kp/r³। आप खुद से कर सकते हैं, या अभी ध्यान दीजिए ट्वाइस kp/r³ क्या आया था 2.66, तो उसका हाफ आना चाहिए भाई, तो आप खुद करके देखिए, इसको आराम से आ जाएगा, कैलकुलेशन अभी की हमने, मैंने हाफ कर दिया सिंपली, फर्स्ट केस जो लिया था उसके कंपेयर में इसको मैंने हाफ कर दिया है, न्यूटन पर कूलम,
आप खुद कीजिएगा। और डायरेक्शन क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है ये, तो ये बी ए साइड में आप कह सकते हो। किसी भी एक कोई वेक्टर आपको नज़र आ रहा है उससे कंपेयर करके डायरेक्शन बता दी जाती है। तो अलोंग बी ए डायरेक्शन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1.10 स्क्रीन पर आपके सामने। पहले एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये फिगर जो दिखा रखा है डायग्राम में, ई एक्स ए एक्स रेस्ट पावर हाफ, यानी एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड कंपोनेंट 0 है। इसमें जो अल्फा नज़र आ रहा है वो उसकी वैल्यू है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेस्ट पावर हाफ। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ए पार्ट। पहले तो फ्लक्स चाहिए, फिर फ्लक्स इसमें से पास ऑन हो रहा है, तो अगर क्या इसमें कोई चार्ज इंक्लूड है तो वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, जबकि हर एक साइड की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। क्लियर। तो हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो लाइन ऑफ फोर्सेस इस फर्स्ट फेज से पास ऑन होंगी और सेकंड से बाहर आएंगी, यस और नो। तो मेरे लिए फर्स्ट और ये सेकंड वाला फेज ही इंटरेस्ट का है, और बाकी के साथ 90 डिग्री एरिया वेक्टर बनाएगा तो वो काम के नहीं है। तो फर्स्ट से जो फ्लक्स या लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें एंटर कर रही हैं उसको φ1 कह दिया हमने। ठीक बात है। ई डॉट ए होता है। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अल्फा एक्स की पावर हाफ, और ये एक्स कंपोनेंट है तो यानी आई कैप कह दिया हमने इसको। ठीक है ना, वेक्टर में इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट सरफेस एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ ये कर दिया मैंने। वैल्यू रखें इसके अंदर, है ना। एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्स डायरेक्शन में, इस फर्स्ट फेज में मैंने दिखाया। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो φ1 की वैल्यू क्या हुई, देखिए ई क्या है, अल्फा। ये ए और अल्फा एक जैसा नजर आ रहा है, बट दिस इज अल्फा, ध्यान रखना, है ना। मैं दूसरे कलर से इसको इंडिकेट कर देता हूँ। दिस इज अल्फा, ये अल्फा है, ये मेरा अल्फा है। ठीक है ना, ओके। ए हाफ, ये दे रखा है इसके अंदर। भाई मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, तो ये यहाँ ओरिजिन से कितना है, एक्स कितना है, ए। तो एक्स की जगह ए रखा है। कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाफ आई कैप है। और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो साइड ए है तो ए स्क्वायर हो गया। क्यूब का हर एक फेस है वो स्क्वायर है बेसिकली, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, ये माइनस हमारे पास आएगा, तो अल्फा ए रेस्ट पावर हाफ और 2, क्या 5/2 हो जाएगा ये, दिस इज 5/2 पावर पे। क्लियर है यहाँ तक, है ना, ओके। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड यानी ये वाला फेस हमारा इंटरेस्ट का है, ये हमें गिवन है, ये वाला फेस, इसको हम सेकंड कह रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ही, गिवन है, वो एक्स डायरेक्शन में है हमारा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस एंड दिस। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। अल्फा, दिस इज अल्फा, नीड नॉट कंफ्यूज विद द ए और अल्फा एक जैसी बनाने में कई बार हो जाते हैं। तो ये इस बार देखिए x यहाँ पर, यहाँ से आता है कि ये x जो है मेरा, क्या वो 2i ऑफ a होगा, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो x मैंने यहाँ 2a रखा है यहाँ पर, हाफ। क्लियर है। और एरिया वेक्टर a स्क्वायर आई कैप, राइट। तो ये 2 की पावर हाफ है तो ये √2 हो गया। ये अल्फा अपनी जगह है, आई डॉट आई तो 1 हो गया है, और ये अभी जैसा हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्या करूंगा फिर मैं, प्लस करूंगा, φ1 + φ2 कर लेता हूं। ठीक है, वैल्यू रख दें दोनों जो हमने फाइंड करी है यहाँ पर, φ1 ये और φ2 ये, दोनों वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करें तो a⁻⁵ और अल्फा ये तो कॉमन आ जाएगा, तो √2 तो प्लस में है, ये माइनस में -1, यहाँ तक आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब वैल्यू रखने की बारी है। क्वेश्चन में अल्फा हमको 800 दे रखा था, रख दिया। ए की वैल्यू 0.1 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर,
तो 0.1, ठीक है। 5/2 देखो, मैं आगे तक अपने को एक स्टेप आगे तक सोचेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। 0.1 की 5/2 पावर आप सोचें तो ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन 5/2 क्या है, बेसिकली 2 + ½ है ये, तो मैंने इसको 2 + ½ लिखा है यहाँ पर, √2 - 1, ठीक बात है। अब ये आसान होगा हमारे लिए, ध्यान दीजिए। 800 अपनी जगह है, 0.1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, √2 की वैल्यू 1.414 - 1, और देखिए यहाँ पर ये 0.1 की पावर ½ है, तो नीचे जाके वो √10 बन गया। बात समझ में आई क्या? क्या किया मैंने, 0.1 की पावर ½ तो क्या ये 1/10 की पावर ½ हो गया क्या? ऐसा कह रहे हैं, यानी कि 10 की पावर ½ यानी √10। क्लियर? ऊपर इतना और √10 लगभग 3.16 होता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं। 0.01 से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी आपकी, ये 3.16, ऊपर 3.31 आया है, 3.16, तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। डिवाइड करके देख लो, 1.05, और यूनिट इसकी E.A से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इतना समझ में आ गया सभी को, फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट पर चल लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है कि टोटल चार्ज इन्वॉल्व इन द क्यूब एनक्लोज्ड इन द क्यूब क्या होगा। जब फ्लक्स आ गया है तो गॉस लॉ की मदद ले लें। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू Q/ε0, ठीक बात है। फाई पता है हमको, ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज आ जाएगा, सिंपल है। फाई नॉट ε0 सॉरी ε0 की वैल्यू जानते हो 8.85, फाई की वैल्यू 1.05 आई थी, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 9.29 10⁻12 कूलम चार्ज इसमें इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया। 1.11 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, एक्स में, ठीक है। और इट इज गिवन दैट ई तो 200 आई न्यूटन पर कूलम है जब x ग्रेटर देन 0 है। डायग्राम में देखना, इस तरफ ओरिजिन के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, और ओरिजिन के इस तरफ जाएंगे जैसा डायरेक्शन दिखाया है ये, तो ये माइनस बता दिया, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, ये बोला इस पर नेगेटिव एक्स की तरफ है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनके फेजेस हैं +10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, +10 तो -10, तो ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाली बात। अब ए पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। पहले तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है यहाँ से। दूसरा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर से कितना हो रहा है। सी पार्ट है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट कितना हो गया है। यहाँ ईच फ्लैट फेस से था, यहाँ साइड से था, सी में है नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, टोटल करना है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। फिर फाइनली हमको नेट चार्ज की बात करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे अपन। फाइन, ये पार्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, φ1, ये वाला फेस इसको कह रहे हैं अपन E.A। इस फेस पर जो हमको जानकारी दे रखी है, फर्स्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, बताया गया था हमको, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगा हमारा, है ना। ये ध्यान रखेंगे, वैल्यू रखते हैं इसमें -200 आई कैप, और ए भी ए -i कैप कह दिया इसको। सॉल्व करें तो ये प्लस का 200 ए आ गया हमारे पास। क्लियर है फ्लैट फेसेस से। अब बी फ्लैट फेस है, इस पर बात कर लेते हैं। E.A बोलेंगे। अब E यहाँ पर क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। समझ में आ रही बात? तो रख दें 200 आई कैप और ए आई कैप।
तो ये 200A आ गया, ये भी क्लियर। फिर टोटल फ्लक्स की बात कर ले अपन, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। तो क्या करेंगे, स्केलर होता है वो तो ऐड ही करना है मेरे को, φ1 + φ2, हाँ या ना, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 400A। हमारे इन कर्व सरफेसेस से कुछ नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री होगा, तो वो 0 है, उसको भूल जाए अपन। तो टोटल फ्लक्स आ गया 400A। फाइन। पूरे क्वेश्चन को केवल 2 पार्ट में कर दिया हमने। ये फ्लड फेसेस का आ गया आपका, बी पार्ट ये दे रखा था एक्चुअली कर्व, तो वो तो 0 आ गया, और इनका सम अप कर दिया तो ये आपका सी पार्ट आ गया बेसिकली, है ना। ठीक है, हाँ। अब वैल्यू रख लेते हैं। एरिया, एरिया क्या है, πr², पाई, और आर कितना है, 5 दे रखा था सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया, 400 पाई 25 10⁻⁴। क्लियर है, एक एक स्टेप करते चलते अपन। तो 25 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10,000 आ गया पाई। ये 10⁻⁴ से कैंसिल होगा तो ये तो सिंपली पाई आ गया, पाई यानी 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स। क्लियर है वाली बात। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में बोला था कि टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो उसके लिए क्या करोगे, गॉस लॉ लगाओगे। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस सिंपली अपने को क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, जो पाई आ गया 3.14 को, यस और नो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27.78 10⁻12। ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो राउंड ऑफ करें तो 2.78 10⁻11 कूलम विल बी द आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 1.12। एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि अर्ली मॉडल जो थॉमसन वाला था आपका, फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज जेडी। न्यूक्लियस है जिसमें प्लस जेडी चार्जेस है, सराउंडेड बाई ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं, है ना, उस तरीके से बताया गया था। तो नेगेटिव चार्ज कैपिटल आर रेडियस तक बिखरा हुआ है। फिर एटम एज ए होल न्यूट्रल, पूरा एटम हमारा न्यूट्रल है, इसका मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज क्या है आपका, -जेडी के बराबर होगा, यह है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पर, अंदर हो चाहे बाहर हो आपका पॉइंट, तो वहां हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है क्वेश्चन में छुपी हुई कि न्यूक्लियस में प्लस जेडी है, तो नेगेटिव चार्ज -जेडी के बराबर होगा जब भी वो पूरा न्यूट्रल होगा। एक बात, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -ZE के बराबर, जेड एटॉमिक नंबर। एक बात। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में हमको कहीं इंटेंसिटी निकालनी होगी। रो फाइंड कर लेते हैं कितना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो यूनिफॉर्म है आपका, है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नेगेटिव चार्ज कितना है, -जेडी के बराबर रखते हैं, -जेडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कैपिटल आर दे रखे। न्यूक्लियस तो पॉइंट के बराबर है बोला है इसमें, पॉइंट ध्यान दीजिए, चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस है, ठीक है ना, पूरे में फैला हुआ रेडियस तक, इसका मतलब ये हो गया। तो ये आ गई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। क्लियर। अब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो चार्ज एनक्लोज, अब गॉस लॉ जब हम लगाएंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड की जरूरत पड़ेगी मेरे को, यस और नो, है ना। अगर मैं इनसाइड द एटम की बात करता हूं, यानी कैपिटल आर से छोटा होगा स्मॉल आर, जैसे ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ, रेड से मार्क किया मैंने यहाँ पर। तो वो कितना होगा भाई, न्यूक्लियस का चार्ज तो है ही +जेडी, मल्टी प्लस करेंगे अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, वैल्यू रख देंगे। रो की वैल्यू क्या थी, -जेडी और दिस, ये रो की वैल्यू यहाँ रखते हैं अपन, है ना, ये हो गया। क्लियर।
अब ये 4/3 पाई 4/3 पाई ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये सर नो, इसको तो हमने कर दिया कैंसिल, ये तो 4/3 पाई 4/3 पाई पाई भी कैंसिल हो गया, बोलेगे नहीं। और ये जेडी को कॉमन ले लें अपन, तो यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ r³ बाई कैपिटल R³ बन गया, तो चार्ज एनक्लोज इनसाइड में इतना होगा, ये क्लियर है। अच्छा अब आउटसाइड की बात कर ले, आउटसाइड r आउटसाइड या सरफेस पर r स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, है ना, किसी पॉइंट P पर, जैसे पॉइंट P जो कि ये r है आपका बाहर है, तो मेरे को यहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो इसमें चार्ज टोटल इंक्लूड, तो यार एटम का टोटल चार्ज है ये तो, प्लस जेडी और माइनस जेडी, तो चार्ज इंक्लूड कितना हुआ इसके अंदर, 0, एनक्लोज चार्ज, क्लियर। ये दोनों चीजें काम में आएगी गॉसियन के लिए, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। गॉस लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होगा, E मल्टीप्लाई बाई एरिया 4πr², जो भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे स्फेरिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये चलेगा हमारा, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। Q एनक्लोज हमने निकाल लिया है, तो दोनों केसेस ले लेते हैं दोबारा से। केस फर्स्ट, इनसाइड द एटम की बात करते हैं। इनसाइड द एटम में Q एनक्लोज हमने कितना निकाला था, एक बार रिमाइंड करें, ये प्लस जेडी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस r³/r³, इसको यहाँ रखेंगे अपन, रखते हैं, अच्छे से समझो। ये रखा अपन ने, क्लियर। r² को इनसाइड में मैं ले जाऊं यदि, तो यहाँ तो 1/r² आ जाएगा, और ये r² एक कट होगा तो केवल एक r बचेगा यहाँ पर, ओवर r³, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। आउटसाइड की बात करें अपन, आउटसाइड में चार्ज कितना था, 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो क्या 0 नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये गॉसियन सरफेस ये बनाएंगे अपन, तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, 0, एनक्लोज चार्ज 0, तो यदि मैंने यहाँ रख दिया तो क्या इंटेंसिटी 0 नहीं आएगी, क्लियर हो गया, ये भी एग्जाम्पल। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे 1 शॉट में एग्जाम्पल देखे थे, बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, जिसमें कि नई एनसीईआरटी में 23 क्वेश्चन है, तो 1 से 23 तक। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उनका भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम।